Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will discuss about the topic host cells used in recombinant DNA technology experiments. Now, what are these host cells and why are they used? So, in previous videos, we have seen that in recombinant DNA technology, we make a rDNA. rDNA means the vector plus our gene of interest, and this recombinant DNA which has been produced, it has to be transformed into the host cells or introduced into the host cell for its propagation. So let us see now what are these host cells and why are they used. So what do we mean by the term host? Host are any, जैसे हम कहते हैं होस्ट कि मैंने अगर पार्टी होस्ट की, मतलब क्या हो गया कि मैं होस्ट हूँ और गेस्ट मेरे पास आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है और मैं उसके लिए सारा इंतज़ाम कर रही हूँ। तो ऐसे ही होस्ट सेल्स का मतलब क्या हुआ कि ये होस्ट कर रहे हैं किसके लिए, जो rDNA आ रहा है इनके अंदर उसके लिए। तो rDNA एज अ गेस्ट इन सेल्स के अंदर आ रहा है और फिर वो क्या करेगा, अपना प्रोपगेशन करेगा। तो इसके घर में रहेगा, मतलब सेल्स के अंदर रहेगा वो rDNA, ठीक है। तो होस्ट सेल्स आर यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द rDNA मॉलिक्यूल। सो दे आर यूज्ड फॉर द propagation of rDNA molecule। क्यों? क्योंकि rDNA अपने आप रेप्लिकेट नहीं करेगा जब तक कि वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, तब तक जो प्लाज्मिड है इट इज नॉट केपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग आउटसाइड एनी होस्ट सेल। सो वी नीड अ होस्ट सेल for the propagation of our rDNA. Now the most common host cell which is used in RDT is सब जानते हैं क्या है, it is E. coli, means Escherichia coli cells. They are the most common host cells used in the recombinant DNA technology experiments. So E. coli is a prokaryote. We all know it is a prokaryote. And as it is a prokaryote, so it will have only one single chromosome and it will have a nucleoid, we all know. Now why is E. coli the most common host cell? Why is E. coli used as host cell? कुछ तो प्रॉपर्टी होगी इसमें, क्यों हम E. coli को यूज करते हैं एज अ होस्ट सेल? तो सबसे पहली बात क्या है कि इट्स जेनेटिक मेकअप इज नोन। इट्स जेनेटिक मेकअप इज नोन। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि जितने भी E. coli के जीन्स हैं, यानी E. coli का जो टोटल DNA है उनकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है और उनके सीक्वेंसेस के बारे में पता है। अब जो भी नया अगर DNA जाएगा इसमें, तो जब सीक्वेंसिंग होगी तो जो नया फ्रेगमेंट अगर DNA का निकलेगा इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमने जीन डाली है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप नोन है, तो हमारा जो भी rDNA जा रहा है ना, वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमें आसानी से मिल सकता है। दूसरा क्या है, इट इज सेफ टू, इट इज इजी एंड सेफ टू हैंडल। इट इज easy and safe to handle in the laboratory. मतलब क्या हो गया कि लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए E. coli इज द मोस्ट कॉमन होस्ट सेल। क्यों? क्योंकि ये इजीली ग्रो कर जाता है और सेफ है हैंडल करने के लिए। Then the third point is that it can accept a wide range of vectors.
it can accept a wide range of vectors. मतलब कई तरीके के जो वेक्टर्स हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गया, कॉस्मिड्स हो गया, है ना, लैम्डा फाज वेक्टर हो गया या M13 हो गया, तो ई कोलाई के अंदर कई सारे वेक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं. ये रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है अपने अंदर वेक्टर्स को. और फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है? इट्स जनरेशन टाइम इज वेरी लेस. इट्स जनरेशन टाइम इज कितना है इसका जनरेशन टाइम? अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स. तो एक ओवरनाइट कल्चर में ही हमें कई सारे सेल्स मिल जाते हैं. जैसे 20 मिनट्स अगर इसका जनरेशन टाइम है, इसका मतलब कि अगर हमने एक सेल लिया तो 20 मिनट में वो क्या हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा. नेक्स्ट 20 मिनट में इट विल कन्वर्ट फ्रॉम 2 to 4. नेक्स्ट 20 मिनट 4 to 8. मतलब 1 घंटे में एक सेल से 8 हो गया. अगले घंटे में कितना हो जाएगा? 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64. इन 2 आवर्स 1 सेल विल गेट कन्वर्टेड इनटू 64 सेल्स. तो अगर ओवरनाइट कल्चर हम करें इसका तो हम मिलियंस ऑफ सेल्स हमें मिल जाएंगी और हर उन सेल्स में हमारा क्या होगा? rDNA प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम rDNA को हाई अमाउंट में निकाल सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ई कोलाई एज अ होस्ट सेल. अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. कुछ डिसएडवांटेज क्या है ई कोलाई के? कि यूकैरियोटिक प्रोटीन्स, यूकैरियोटिक प्रोटीन्स के लिए हम ई कोलाई को यूज नहीं करते हैं. अगर हमको केवल जीन चाहिए यूकैरियोट्स का, तब तो हम यूज कर सकते हैं ई कोलाई को. लेकिन जहाँ पर बात आएगी एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन का मतलब कि जीन एक्सप्रेस होके प्रोटीन बना रहा है, तो जहाँ पर भी बात आएगी एक्सप्रेशन की, मतलब प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स बेसिकली कौन से? यूकैरियोटिक प्रोटीन्स. तो यूकैरियोटिक प्रोटीन्स ई कोलाई में अच्छे से नहीं बन पाएंगी. क्यों? क्योंकि ई कोलाई हमारा क्या है? इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो जो भी यूकैरियोट्स में प्रोटीन बनती है, हम सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो कि ई कोलाई में नहीं हो पाएंगे. फिर जो हमारी प्रोटीन जब बनती है उसके पहले हमारे जीन्स में इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, तो इंट्रॉन का जो रिमूवल होता है वो भी ई कोलाई में नहीं हो पाता है. इसलिए यूकैरियोटिक प्रोटीन्स को हम ई कोलाई में नहीं बना सकते. इसलिए ई कोलाई को हम यूकैरियोटिक प्रोटीन्स के लिए प्रीफर नहीं करेंगे. तो क्यों हम नहीं प्रीफर करेंगे? लिख लेते हैं पॉइंट्स में. यूकैरियोटिक प्रोटीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन ई कोलाई. क्यों? बिकॉज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस are not possible in ई कोलाई. और सेकंड पॉइंट क्या है? कि इंट्रॉन रिमूवल की भी मशीनरी यहाँ पर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ई कोलाई में इंट्रॉन नहीं होते हैं. तो जब ई कोलाई में इंट्रॉन नहीं होते हैं तो उसके पास इंट्रॉन रिमूवल की मशीनरी क्यों होगी? तो इंट्रॉन रिमूवल की भी मशीनरी यहाँ पर नहीं है, तो इंट्रॉन्स रिमूव नहीं हो पाएंगे. और इंट्रॉन रिमूव नहीं होंगे तो प्रोटीन सही से नहीं बनेगा. ठीक है. तो अब जब बात आ गई हमारी कि यूकैरियोटिक प्रोटीन्स को हम ई कोलाई में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो किस में करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूकैरियोटिक होस्ट सेल्स. तो फॉर यूकैरियोटिक प्रोटीन्स वी यूज यूकैरियोटिक होस्ट सेल. और यूकैरियोटिक होस्ट सेल कौन सा होगा हमारा? सबसे सिंपलेस्ट, ईस्ट.
क्या है वो? ईस्ट। और ईस्ट का नाम क्या है? सैकरोमाइसिस सेरेविसन। तो यूकैरियोटिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए वी विल यूज यूकैरियोटिक होस्ट सेल दैट इज ईस्ट। तो जब यूकैरियोटिक की प्रोटीन अपने एनवायरनमेंट में आ जाएगी, मतलब यूकैरियोटिक होस्ट सेल में आ जाएगी, तब उसको इंट्रॉन रिमूवल मशीनरी भी मिल जाएगी और उससे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा। तो हमारी यूकैरियोटिक की प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगी हमारे यूकैरियोटिक होस्ट सेल्स में। तो सिंपल हमारे पास अभी हमने पढ़े 2 होस्ट सेल, एक इकोलाई और एक ईस्ट सेल्स। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल्स भी यूज हो सकते हैं होस्ट सेल के तौर पे, डिपेंड करता है हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है। तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज होस्ट सेल्स। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज होस्ट सेल्स। इट विल डिपेंड अपॉन आवर एक्सपेरिमेंट। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हम कौन से होस्ट सेल्स यूज करते हैं और होस्ट सेल की जरूरत क्यों होती है हमें। आरडीटी एक्सपेरिमेंट्स में हमारे होस्ट सेल की क्या भूमिका है, वो सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देख ली। होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। And if you like my video, please do like and subscribe to my channel. Thank you.